नमस्कार, शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। प्रेमचंद्र अग्रवाल कुर्सी चली गई है, अब वो मंत्री है नहीं। क्या देवभूमि शांत हो गई है? क्या उत्तराखंड में जो रितु खंडूरी गो बैक के नारे लग रहे थे, जहां जहां वो जा रही थी, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, क्या लोग मान गए हैं? क्या जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी के द्वारा लोगों को सड़क छाप और उससे अलग कई बार धमकाया गया, क्या लोग उस प्रतिकार को भूल गए हैं? क्या सब कुछ शांत हो जाएगा? इसी को समझने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता विधायक लखपत सिंह बुटोला बद्रीनाथ से विधायक है, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका बुटोला साहब। शिव प्रसाद सती जी देहरादून से जुड़े हैं हमारे साथ, संपादक शंखनाद इंडिया। आप सबका स्वागत करते हुए सती साहब, मैं आरंभ आपसे कर रहा हूं। मंत्री जी के इस्तीफे के साथ ही कोई अचानक एक मंच आया लालचंद गुज्जर नाम से, और उन्होंने कहा कि अगर मंत्री जी के साथ ये हुआ है, प्रेमचंद जी के साथ, तो हम चक्का जाम करेंगे, पूरे उत्तराखंड को बंद करेंगे, देहरादून बंद कर देंगे। क्या कुछ दिखा उनका समर्थन? नहीं राजीव, जैसे मैं आपको बता दूं कि कल जो ही प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हुआ और वो मुख्यमंत्री के आवास गए और जो इस्तीफा उन्होंने सौंपा, तो उसके बाद कुछ लोग उनके R2 ये जो यमुना कॉलोनी आवास है वहां पहुंचे और काफी दलबल के साथ वो लोग थे, करीबन 20-25 लोग वहां पे मौजूद थे, हमारी टीम भी वहां पे मौजूद थी। तो उन्होंने यही कहा कि अगर मंत्री प्रेमचंद का इस्तीफा होता, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है, तो हम लोग कल देहरादून में घंटाघर पे चक्का जाम करेंगे। तो ऐसा लगा कि मानो कि कोई एक नया दल आ गया हो और जो इस तरह की बात कर रहा हो कि हम देहरादून में चक्का जाम करेंगे। जो इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए थे राजीव, लेकिन देर सवेर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के लोगों में जो गुस्सा था, आपने देखा होगा कि गैरसैंण से लेकर ऋषिकेश और पूरे प्रदेश में जो एक हालात बने हुए थे मंत्री को नाराज लेकर, तो वो कहीं ना कहीं कल एक शांत हो चुका है। और अब जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि देखो मंत्री के जाने के बाद क्या इसमें होगा, कुछ नया जो सियासी पारा है गर्म है राजीव राज्य का, और जो नए फेरबदल की बात हो रही है वो अभी बिल्कुल सामने आ रही है। लेकिन वह कब तक होता है अभी इसका कोई पता नहीं है हम लोगों को। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो इस तरह से छन के आ रही कि दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पुष्कर सिंह धामी आज मौजूद हैं, और अब आगे इसमें क्या होता राजीव यह देखना भी बाकी है। बुटोला साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आपने जब सदन में हुंकार लगाई और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रतिकार किया, अपना गुस्से का इजहार किया, अब रिजाइन हो गया है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का, क्या कांग्रेस या बुटोला साहब संतुष्ट हो गए हैं? देखिए, इसकी संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं, बात यह है कि हम कोई विधानसभा के अंदर, मैं एक चीज आपसे स्पष्ट कर देता हूं कि हम विधानसभा के अंदर जाते हैं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके जाते हैं। अपने क्षेत्र में जो हमारी जनता है, क्षेत्रीय भौगोलिक जो परिस्थितियां, उनको जो पीड़ा, जो दर्द, जो असुविधाएं, जो योजनाएं, उनको लेके सदन में अपनी बात रखने के लिए जाते हैं। हम सदन के अंदर किसी का प्रतिकार करने नहीं जाते हैं, किसी को इस्तीफा दिलाने के लिए नहीं जाते। लेकिन पूर्व मंत्री जी जो विधानसभा के पीठ पे बैठे हों, अध्यक्ष रह चुके हों, संसदीय कार्य मंत्री हों, जिनका काम उस सदन को चलाना, उसमें कोई गतिरोध हो, उस गतिरोध को दूर करना उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो आप देखोगे 18 तारीख से जब जिस दिन से सदन चल रहा था, वो लगातार उस सदन में गतिरोध स्वयं उत्पन्न कर रहे थे, जबकि उन्हें गतिरोध दूर करना चाहिए। और जब कोई भी विधायक अपनी बातें बोल रहा है, कोई अपनी समस्याएं बोले, तो उसको उलझने का काम कर रहे हैं, उनको इंटरप्ट करने का काम किया जा रहा है, उनको उनकी बात रखनी नहीं दी जा रही। हमने सदन में जब कार्य मंत्रालय की बैठक थी, उसमें भी हमने अपने नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रीतम जी से बात की थी कि भाई ये विधानसभा का सत्र बढ़ाया जाना चाहता है कि हम अपनी बातें रख पाए। वहां भी उन्होंने वहां भी उसी तरह की बात की जो बाद में माननीय प्रीतम जी ने भी कहा, वो बातों को लेकर के। और वो लगातार जो विधानसभा के अंदर गतिरोध उत्पन्न करने की बातें की जा रही हैं, वो बहुत अच्छा नहीं है। और उसके बाद जो घटनाक्रम में उन्होंने जिस तरह के शब्द उत्तराखंडियत को कहा है, मैं ये पीड़ा, ये दर्द इसलिए कह रहा हूं, और इसको आपको समझना होगा, ये राज्य बहुत सादत के बाद बना, पहाड़ के लिए राज्य बना है, पहाड़ की पीड़ा, पहाड़ के दर्द के लिए राज्य बना है। उसमें किसी के मन में कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए। ये पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य रहेगा,
और उसके लेकर के जो लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं उसको लेके लोग अपनी बातें भी कहेंगे। लेकिन जिस तरह से उस सदन के अंदर उत्तराखंड और पहाड़ के लोगों को गाली दी गई, ये गाली केवल पहाड़ के लोगों को नहीं दी गई, ये 4 धाम को गाली दी गई, ये सनातन संस्कृति के जो हम ध्वजवाहक है उसको गाली देने का काम किया गया। और ये मैं धन्यवाद आप लोगों का, सोशल मीडिया के तमाम जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, नौजवान साथी हैं, मातृशक्ति है, हमारे एक्स आर्मी के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, कर्मचारी वर्ग है, जिन्होंने सड़क सदन के बाहर इस काम को, इसका प्रतिकार किया। विधानसभा के अंदर तो मेरी जवाबदेही थी कि मैं प्रतिकार करूं, लेकिन जो बाहर लोगों ने इसको समर्थन दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब क्योंकि एक सबसे बड़ी मांग लोगों की ये थी कि ऐसे मंत्री जो समभाव से राज्य को ना देखते हो, जो साले पहाड़ वालों के लिए बिना उत्तराखंड सदन के भीतर कहते हो, ऐसे को मंत्री नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आमरण अनशन हुए, पुतले जलाए गए, लेकिन अन्य लोग, उत्तराखंड के लोग हैं, उनकी नाराजगी अभी भी रितु खंडूरी, अभी भी महेंद्र भट्ट से है। उनको ऐतराज है कि जो कुछ महेंद्र भट्ट ने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद उनके लिखने पर पहले उन्हें धमकाया, उसके बाद उन्हें सड़क छाप कह दिया, या रितु खंडूरी जी का जो आचरण लोगों ने स्क्रीन पर देखा, जिससे उनके विधायक उनकी समस्याओं को या पहाड़ के दर्द को या पहाड़ के अपमान पर अपनी बात नहीं रख पा रहे थे हाउस के अंदर, तो लोग अभी भी उनसे अशांत हैं। पब्लिक अभी भी चाहती है कि उन दोनों को भी यूं ही माफ न कर दिया जाए। आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए रावत जी, मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जो व्यक्ति जिम्मेदारी के पदों पे हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों की समाज के प्रति जवाबदेही भी ज्यादा होती है। मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूं और इसको आप समझ लीजिएगा और इसको नोट करिएगा। जब भराड़ी शहर के अंदर इनके रुद्रपुर के एक विधायक हैं, उन्होंने भराड़ी शहर में पहाड़ को लेकर किस तरह की गाली दी थी, आप सोच नहीं सकते। एक इनके खानपुर के विधायक हैं, उन्होंने पहाड़ को लेकर के तमचा लहरा के किस तरह की बातें कही, लेकिन दोनों पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई दोनों पे, ये आप जानते हैं। और उसके बाद ये घटना, क्योंकि पहले यदि कार्रवाई की होती तो ये घटना सदन के अंदर नहीं होती। हिम्मत इतनी बड़ी कि जब आप विधानसभा के बाहर पहाड़ को लेकर इस तरह की गाली देते हैं, आप अपनी विधानसभा के अंदर पहाड़ के लोगों को तमचे पे लेकर के गाली देने का काम करते, आपकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती कि आप विधानसभा के अंदर, पुरुष स्थान के अंदर पूरे पहाड़ के लोगों को इस तरह के शब्द कहते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि मानसिकता क्यों जाग रही, क्यों ये सोच विकसित हो रही। और विशेषकर वहां जहां केवल गढ़वाल मंडल से मैं कह दूं कि 28 में से पौड़ी और टिहरी लोकसभा में 28 में से 25 विधायक उस पार्टी को दिए हैं, 89% बहुमत उनको मिला है, वो तब जाके मंत्री बने हैं, तब जाके सत्ता का भोग ले रहे हैं। और वो उनके प्यार मोहब्बत के बदले आप जलील करने का काम करें, आप उनको गलत बातें कह रहे हैं। मैं केवल उस बात को लेके नहीं, मैंने तो यहाँ तक सदन के अंदर, यदि आप मेरा पूरा वीडियो दिखाएंगे, मैंने तो उसमें सदन के सत्तासीन विधायकों को भी कहा कि मैंने कहा आप सत्ता के लोग हैं, यदि आप भले को भले नहीं कह सकते, बुरे को बुरा नहीं कह सकते हैं, तो किस प्रकार का लोकतंत्र है। यदि आप मौन होकर के गाली सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी भी मौन स्वीकृति उस गाली में है। 25 भाजपा के विधायक जो सत्ता के अंदर बैठे हुए थे, उन लोग मौन स्वीकृति क्यों उस गाली को दे रहे थे? क्या उनका काम नहीं था उसका प्रतिकार करें? जिस तरह से कांग्रेस के विधायक, चाहे वो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हो, चाहे माननीय प्रीतम जी हो, चाहे तमाम लोगों ने जिस तरह से खड़ा होकर के उसका पुनर्जोर विरोध किया था, क्या इनका काम नहीं था कि उसको बोले कि भाई इस तरह की बातें क्यों कही जा रही? क्या उनमें लोकतंत्र किस बात का बचा हुआ? मैं इसी बात को लेकर रावत जी कह सकता हूं कि ये एक मानसिकता जो पहाड़ के राज्य से होकर के और पहाड़ के लोगों पे दबाने का काम किया जा रहा है। पहाड़ का आदमी सीधा है, सच्चा है, विनम्र है, वो बहुत संकोची स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन उसका स्वाभिमान गिरा नहीं है, उसकी नैतिकता गिरी नहीं। और मैंने स्वयं कहा, मैं बता रहा हूँ रावत जी, मैं तो उस परिवार से आता हूँ, मैं तो सैनिक के परिवार से आता हूँ। मेरे पापा ने इस देश के लिए 3 लड़ाई लड़ी, 1962 की लड़ाई लड़ी, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई लड़ी। मेरे भाई ने इस देश के लिए गोली खाई, मेरे भाई के आर पार गोली हुई है। मैं उस परिवार से आता हूँ। मैंने कहा मैं सैनिक का बेटा हूँ, मैं
गोली खा सकता हूँ लेकिन गाली नहीं सुन सकता हूँ। पहाड़ का आदमी सीधा है, सच्चा, विनम्र है, लेकिन पहाड़ का आदमी स्वाभिमान नहीं अपना बेच सकता है, उसका स्वाभिमान नहीं गिर सकता। पहाड़ टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, और झुकाने का प्रयास किया जाएगा तो उसी में दफन हो जाएगा। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ। और ये जो चीजें की जा रही है वो हमारे सीधेपन का, हमारे शराफतों का, हमारे अच्छेपन का, वो जो लाभ लेने के लिए जो लाभ लिया जा रहा है, वो पहाड़ के हितों पे, जो पहाड़ के अधिकारों पे जो डाका डाला जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति हमारी है, प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, तो इनका दोहन जो किया जा रहा है वो स्वीकार्य नहीं है। और उसका वो हम लोगों पे जो केवल और केवल हम लोगों पे उसको भार बना करके और उसका उपयोग को उपभोग दूसरा करेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा पहाड़। आप जानते हैं, आपने सुना है कि कहा जा रहा है, सरकारें बहुत महिमा मंडित कर रही हैं कि 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने कुंभ में स्नान किया। आप ही जानते हैं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि यदि माँ गंगा इस पहाड़ से नहीं जाएगी तो आप बता दीजिए कि तप्पड़ में वो स्नान करेंगे? हरिद्वार का क्या अस्तित्व है यदि माँ गंगा वहां से ना आई? आप बताओ, ऋषिकेश का क्या अस्तित्व है माँ गंगा वहां से ना आई? मैं उस विधानसभा से हूँ, केदारखंड की पवित्र भूमि है। मैंने कहा उत्तर भारत के इकलौता ज्योतिर्लिंग हमारा, तुम दिल्ली बुराड़ी शिफ्ट करने की बात कह रहे? मैंने कहा मैं बद्रीनारायण की विधानसभा से हूँ। मेरी विधानसभा में 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ गंगा का उद्गम स्थान है। ऐसी पवित्र भूमि जहाँ की कंकण कंकण में भगवान शंकर का वास है, ऐसी हम तो सनातन संस्कृति के द्योतक हैं, दूसरी रक्षा पंक्ति के लोग हैं। हम लोगों को हमारी पीड़ा, हमारी दर्द, हमारी संवेदनाओं को समझने की जरूरत है। उल्टा विधानसभा के अंदर बुला करके हम लोगों को जलित करने का काम किया जाता है। हम लोगों पे इस तरह की हमारी भावनाओं को कुठारघात करके, मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पहाड़ के व्यक्ति में जिसके अंदर स्वाभिमान जिंदा होगा ना, वो व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो चाहे कितने बड़े पद पे हो, और किया भी नहीं जाना चाहिए। और आज ये जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरह की बातें कह रही, लखपत बुटोला पे एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि लखपत बुटोला इस राज्य को पहाड़ और मैदान में बांटने का काम करे। मैंने कहीं पहाड़ मैदान की बातें नहीं की है, मैंने समरसता की बात की है। मैंने कहा है, मैंने ये बात कही है कि एम्स हमारी जमीन में बना है, हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह बाहर रहते हैं, आपने वहां 750 राजधानी क्यों लगाई? कोई मेरा भतीजा, कोई मेरी भतीजी, कोई मेरा बेटा, कोई मेरा रिश्तेदार होता तो फोन करता, कोई आपका नाते रिश्तेदार होता, वो पहाड़ से आके फोन करता तो बेटा वहां पे उसके रहने की व्यवस्था करता, उसके खाने की व्यवस्था करता, संबंधित डॉक्टर को दिखाता, लोगों को राहत मिलती। लेकिन आपने बाहर के लोग क्यों लगाए? ये सवाल क्यों मैं नहीं पूछूंगा? मैंने ये सवाल इनसे पूछा है, आप बता दीजिए, ये पीड़ा, ये दर्द हमारा है। और मुझ पे जो आरोप लग रहे हैं, सरकार में एक उदाहरण, प्लेन्स और मैदान और पर्वत कौन कर रहा है? 84% भूभाग हमारा है और विकास का हमें 14% पैसा नहीं मिलता है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, जितनी अकेली मेरी विधानसभा लखपत बुटोला की विधानसभा है, उससे कम क्षेत्रफल में हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। वहां 20 विधायक है, 20 गुना पैसा जा रहा है। हमें विधायक निधि खर्च करने के लिए तरह तरह के मापदंडों से जो गुजरना पड़ता है। विकास का पैसा मन मर्जी से नहीं लगा सकते। लखपत बुटोला 350 किलोमीटर लंबी विधानसभा में घूमता है, उसको भी वही टीएडी गाड़ी घोड़ा मिलता, वही टीएडी मिलता है जो 4 किलोमीटर की विधानसभा के विधायक को मिले। ये कौन सा न्याय है? आप बता दीजिए, कौन सा न्याय पहाड़ के साथ किया जा रहा है? ये किस तरह की मानक है? और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो पहाड़ प्लेन्स की बात की जा रही, ये कह रही सरकार कि हम भू कानून लेके आए, भू कानून लेने की बातें बड़ी ढिंडोरा पीट रही है। 2 जिले क्यों छोड़ दिए? इससे उधम सिंह और हरिद्वार को क्यों छोड़ा गया? जब एक प्रदेश है तो एक कानून क्यों लागू नहीं होगा? उससे 2 जिलों को क्यों रियायत देने की बातें की जा रही? ये तो यक्ष प्रश्न है कि पहाड़ प्लेन्स कौन कर रहा है? लखपत बुटोला कर रहा है कि सरकार करे? मैं तो, मेरे पे तो आरोप लग रहे, इनकी तो जो नीति है उसी नीति में ये दर्शाता है कि उस सदन के अंदर आप 11 जिलों पे लागू जो कानून होता है, 2 जिलों को उससे बाहर किया जाता है। क्यों उन जिलों को फायदा देने की बात की जा रही है? लागू शब्द कहा विधायक जी, आपने लागू शब्द कहा, क्या कोई नया भू कानून, कोई नया सख्त भू कानून लागू हो गया है? मैंने आपसे कहा है, वो मैं आपसे आज कह रहा हूं मान्यवर, उत्तराखंड देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और इसको आप बहुत गंभीरता से समझिएगा कि मैं जो पीड़ाएं हैं, ये पीड़ाएं ये हैं कि क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन पे यदि विधानसभाएं बनेंगी
आज हरिद्वार, उधम सिंह नगर और कुछ हिस्से देहरादून में बाहर के लोग आ रहे, बड़ी तेजी से आ रहे, अपना वोटर आईडी बना दे रहे। ये पॉपुलेशन जो बढ़ जा रही है, इस पॉपुलेशन का मान रखोगे तो हमें तो नेपाली बसाने पड़ जाएंगे पहाड़ों में। मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि पॉपुलेशन कम कीजिएगा, दूसरी तरफ आप इस मानकों को करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, ये पॉपुलेशन का 60% यहाँ उत्तराखंड का आदमी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं हमारे संसाधनों पे डाका डाला जा रहा है, हमारे अधिकारों पे लूटा जा रहा है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि भू कानून जो आना चाहिए, जिसको लेके बातें की जा रही है, वो निश्चित रूप से की जानी चाहिए। उसका उदाहरण सामने हिमालय राज्य है, हिमाचल राज्य है। मैं ये उन्नीस सौ चीज कह रहा था बावन में आपके मुख से, उन्नीस आपको सौ इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन वो जरूरी इसलिए है क्योंकि मीडिया के द्वारा भी ये मैसेज दे दिया गया है पूरे भारत में, बल्कि कल क्लासिफाई कर रहे हैं अब उत्तराखंड में क्या क्या बदल गया नया कानून अनुसार। मेरी जानकारी यह है कि इस वाले हाउस में ये टेबल हुआ, टेबल होने के बाद बगैर बहस के कांग्रेस बीजेपी ने अपने बहुमत का आधार पर इसे पास किया और इसे भेज दिया राजभवन। अब राजभवन से वापस कब आएगा? 6 दिन में आएगा, 6 महीने में आएगा, 6 साल में आएगा, पता नहीं। राजभवन बाध्य नहीं है, राजभवन से ये एज इट इज वापस आएगा या कुछ सुझाव सलाह के साथ वापस आएगा। उसके बाद जब ये प्रवर्त होगा, प्रवर्त होने की तिथि से ये लागू होगा। लेकिन जो मार्केट में से चला गया कि भाई अब डीएम की पावर जाने वाली है, उसके बाद जो पावर डीएम पे पहले थी वो आज भी है, और आज दलाली बढ़ गई है क्योंकि आज मैं डीएमओ के पास वो सारी पावर्स हैं जो पावर्स कल थी। मेरी जानकारी में ये लागू नहीं हुआ है, लागू के नाम पर दलाली बढ़ गई है। मैं ये है कि विधानसभा के जो पटल पे रखा गया, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जो हमारी नियमावली है जो विधानसभा की, उस नियमावली में स्पष्ट लिखा गया है कि बजट सत्र पे 5 दिन चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा, मैं आपसे कह रहा, इन्हीं चीजों को लेकर कह रहा हूं कि जो कार्य मंत्रणा की बैठक थी उसमें हमने माननीय प्रीतम जी और माननीय यशपाल आर्य जी उसके सदस्य हैं, और उनसे हमने अनुरोध किया, उन्होंने बहुत अनुरोध किया कि आप इसको बढ़ाएं, लेकिन क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री जो थे वो वहां भी उसी तरह का एडमेंट बने हुए थे जो उन्होंने सदन के अंदर दिखाया। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार केवल और केवल इस देश के इतिहास में सबसे कम सदन विधानसभा का उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। किसी चीज पे चर्चा और बहस नहीं हो पा रहे, लोगों तक बातें नहीं आ पा रही, और ऐसे आनंद फानंद में लोगों की जिनकी पुश्ते जिन कानूनों से लोगों की प्रभावित हो सकती है, उन कानूनों को बैकडोर से पास करने का काम किया जा रहा है। ये बहुत दुखद है। और निश्चित रूप से सदन के पटल पे कोई चीज आती है, उसके बाद जो आपने कहा राज्यपाल महामहिम के पास चले जाएगा, वो कब दे कब न दे वो बाध्य तो उसके लिए है नहीं। लेकिन क्योंकि उस बात पे मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि जो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया है, जो सदन से इन्होंने पास किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें 2 जिलों को छोड़ा गया है। वो 2 जिलों को क्यों छोड़ा गया? मैं इन चीजों पे तो सवाल उठेगा ना। मैं हिमाचल का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, 1956 से लेकर आज तक हिमाचल में न दो डेमोग्राफिकल जिले चेंज, प्लस पहाड़ के सारे नगर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ उन चीजों को लेके क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल के अंदर जो 1956 से लागू है वो आज तक बस्तूर लागू है, क्यों हमारे राज्य में नहीं हुआ? और क्यों उसके बाद जो 2018 में जो बुक इसको चेंज किया गया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पे कहा गया 1,40,000 करोड़ की बात कही गई। मैंने तो सदन में पूछा कि भाई उसमें बताया कि 40 रुपया कहाँ पे खर्चा हुआ है? 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर रही इवेंट मैनेजमेंट में, इस तरह के इन्वेस्टमेंट समिटों में, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, उनपे पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके नतीजे क्या है? सरकार बता नहीं पाए, सदन में किसी को परमानेंट जॉब मिल पाए। सरकार कह रही है कि हमारी जवाबदेही नहीं है और हम नहीं बता सकते किसने लगा के हटा दिया नहीं लगा। तो आप उन मेलों को क्यों आयोजित कर रहे हैं? क्यों उन मेलों को? जब आपकी जवाबदेही नहीं है तो लड़के कंपनी में जाके स्वयं ढूंढेंगे। जब आप किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपकी पकड़ नहीं है, और मैं इन चीजों को लेके आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं आज कि लड़ाई बड़ी है, लड़ाई है अधिकारों की, लड़ाई है हमारे जो हितों को कुठाराघात किया जा रहा है, जो हमारे अधिकारों को लूटने का काम किया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ये जो कानून भी जो बने हैं, उस कानून के अंदर उत्तराखंड का संरक्षण नहीं होता, न उत्तराखंड के व्यक्तियों का संरक्षण हो सकता है। आप इस तरह की चीजों को लेकर के केवल और केवल मनमर्जी का काम किया जा रहा है। लोगों की पावर को, प्रशासन को शिफ्ट करने का काम किया, लोगों के अधिकारों को शिफ्ट करके डरा करके उन पर प्रेशराइज करने का काम किया जा रहा है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं आपको जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
और सरकार को भी कहना चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से सरकार सुन रही है तो इस चीज को सरकार को समझना होगा कि उत्तराखंड की जो उसकी मिजाज है, जो उसकी रीति नीति है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। उत्तराखंड के हिसाब से नीति नियत तय होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से उस पर मत थोपिए। इसकी चीजों को समझने की जरूरत है और उसको समझ करके ही उन कामों को किया जाए। ये राज्य केवल कमाने के लिए नहीं है, ये राज्य संस्कृत एक चीज आपसे समझना चाहेंगे हम, लोगों की पानी की समस्या, नगरों में जो समस्याएं आ रही हैं, लोगों की ऊर्जा की समस्या, मोटे तौर पर 3 विभाग, क्या इस पर आपके प्रश्न और उसके अनुपूरक आप पूछ पा रहे हैं? मैंने आपसे कहा और मैं लगातार कह रहा हूं कि पहाड़ में जिस पानी की वजह से, जिस माँ गंगा की वजह से 74% हिंदुस्तान का आदमी पानी पीता है, मैं ये कह रहा हूं कि पहाड़ की स्थितियां, ये हर घर जल हर घर नल के नाम पर कनेक्शन लगा दिए गए, पानी नहीं आ रहा, बिजली के पानी के बिल पकड़ाए जा रहे, मेरे पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा, उन पे छेद किए जा रहे, बड़ी बड़ी सुरंगें की जा रही, हमारे प्राकृतिक स्रोत खत्म हो रहे हैं और हम लोगों को बिजली के हमारे घरों के ऊपर से, हमारे जंगलों से बड़े बड़े हाई टेंशन जा रहे हैं और हमें बिजली पानी सबसे महंगा मिल रहा है। और लेकिन दिल्ली में चुनाव होता है, दिल्ली में सरकारें कहते हैं हमें बनाने का काम कीजिए, हम तुमको फ्री बिजली पानी देंगे। आप ये बताओ दिल्ली में कौन सा बिजली उत्पन्न होती है, दिल्ली में कौन सा पानी उत्पन्न होता है? दिल्ली में सबसे ज्यादा आय के व्यक्ति रहते, जो पहाड़ की दूसरी रक्षा पंक्ति के लोग हैं, जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को जिन्होंने बचा के रखा हुआ, उन लोगों पे तुम प्रेशर कर रहे हैं, उन लोगों का तुम गला दबा रहे हैं। ये चलेगा नहीं, ये नई मुहिम होगी। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि हमारे प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, तो उनका दोहन यदि संरक्षण हम कर रहे हैं, संवर्धन हम कर रहे हैं, तो उनका दोहन और उसका उपयोग दूसरा नहीं कर सकता है। किया जाए राष्ट्र हित में और वहां के लोगों के हित में किया जाना चाहिए। ये हमारे लोग समझेंगे, बहुत जल्दी समझेंगे। मैं इसको लेके बात करूंगा। इस कारण आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि सत्ती साहब लंबे समय से एक मामले को उठा रहे हैं कि विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स है, जब सदन चलता है उसमें मंडे नहीं आ रहा है, और मंडे मतलब संसदीय कार्य मंत्री के विभाग, मंडे मतलब मुख्यमंत्री के विभाग। अब पानी और ऊर्जा के विभाग उनके होंगे, तो सवाल आपका आएंगे कैसे? लंबे समय से सत्ती साहब उठा रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में मंडे नहीं आता, और आपकी जब कार्य मंत्रणा समिति के लोग जाते हैं, तो क्या आप लोग भी एग्री रहते हो कांग्रेस वाले की मंडे ना आए? और मंडे ना आए तो सारे सवाल मैं आपसे अभी बता देता हूं। देखिए, ये सारी चीजें सरकार कंट्रोल करती। इस समय का जो सत्र था वो 24 तारीख को अवसान होना था। उस सत्र का आप तो जानते हैं, मंडे को ही होना था उसको, और संडे की छुट्टी थी, सैटरडे संडे की उसमें छुट्टी थी। लेकिन सरकार ने बड़ी चालाकी से संडे को ही सत्र समापन कर दिया, मंडे आने नहीं दिया। और ये आज ये लगातार हर समय लेके आ जा रहा है। विधानसभा की सत्र अवधि 2-3 दिन की जा रही है। मैंने आपसे कहा, ये बहुत दुर्भाग्य है राज्य का भी, लोकतंत्र का भी। और इस तरह से पिछले 7-8 सालों में यदि देश के इतिहास में देखा जाए, उत्तराखंड का सदन सबसे ज्यादा कम चल रहा है। जिस सरकार के मुखिया की जवाबदेही है चीजों को लेकर के, उस पे लोगों की शंकाएं दूर करना, लोगों की जो उम्मीदें, उन उम्मीदों के लिए काम करना, वो उम्मीदें, वो शंकाएं न दूर की जाए, न उन उम्मीदों पे कोई खरा उतारने का काम किया जा रहा है। केवल इस राज्य को शराब, खनन, इन चीजों से जो दोहन इस राज्य का किया जाए, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, इससे जो रेवेन्यू जनरेट करने की बात की जा रही है। मैंने तो विधानसभा के अंदर पूछा, ये देवभूमि कहाँ जा रहे हैं? हम कह रहे नशा मुक्त प्रदेश बने। आपने हरिद्वार में शराब की दुकानें खोल दी, आपने ऋषिकेश में शराब की दुकानें खोल दी, 4 धाम के अंदर शराब की दुकानें खोल दी, आप गांव गांव मोबाइल वैन से शराब ले जा रहे हैं। अब तो ये नीति भी आ गई कि शराब के ठेके के साथ एक फ्रेंचाइजी भी आप खोल सकते हैं। तो जो बच्चा जिस रीति में रहेगा, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, रावत जी, स्थिति मेरे प्रदेश की बन गई है कि लोग ठेके में लगने के लिए विधायक से फोन करवा रहे हैं। आप बता, जो बच्चा जैसी संगत में रहेगा उसकी वैसी नीति तो बनेगी। जो बच्चा शराब की दुकान में सप्लाई का काम करेगा, वो परिवार कभी बच सकता है? मेरी माँ बहनों को पूछो जिनका 24-25 साल का लड़का शराब पी करके उसके नशे, उसकी आंतें खराब हो जा रही। उस बहन को पूछे जिसका पति दिन भर शराब पी करके शाम को परिवार में कलेश करा, मारपीट करा, फिर हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है, लाखों रुपया खर्च हो, जमीन जायदाद तक उनकी बिक जा रही है,
लेकिन ना आदमी हाथ आ रहा, ना उनकी संपत्ति काम आ रही है। ऐसी परिस्थितियां मेरे पहाड़ को बना दिया। पहाड़ लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, वहां के लोग पिछड़ते जा रहे हैं, और उन लोगों का इतना दोहन उनका इतना दोहन हो रहा है कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बार बार कहता हूं कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको कह रहा हूं कैसे पहाड़ को खोखला किया जा रहा है। कि इस पहाड़ में हर परिवार में एक सैनिक रहता था। हमारी 26 बटालियन 22 गढ़वाल ग्रुप ये हैं, 3 आरआर के हैं, एक बॉर्डर स्क्वाड की है। और गौचर मेला होता था, बड़े मेले होते थे, तो वहां पे भर्तियां होती थी, जिले में मछलियां होती थी। लेकिन 2014 के बाद ये स्थितियां हो गई हैं कि कहीं भर्तियां नहीं हो रही। हमारी वो जो फौज की जो पारसों की जो लपड़ी होती थी वो घट के 600-700 आ गई है। और आज ये भी बता रहा हूँ कि एक फौजी यदि भर्ती होता था तो किसी गरीब की लड़की से उसकी शादी होती थी तो वो अपने श्याले को भी ऐसा क्वार्टरों में पढ़ाता था। कहीं उसकी श्याली की शादी होगी उसकी भी वो मदद करता था। लेकिन आज स्थिति है, पहले तो फौज में भर्ती हो नहीं रहे, और आज मैंने तो उदाहरण दिया कि ऐसी भर्ती हो रही कि सगाई के टाइम पे कह रहे कि लड़का फौजी मिल गया, माँ बाप खुश हो रहे हैं, और जब तक लड़की की शादी होती है लड़का फौजी रिटायर्ड हो जा रहा है। ऐसे अग्निवीर योजनाएं हमारे प्रदेश में जा रही है, और यहाँ हमारा पहाड़ बेरोजगारी की दंश झेल रहा है। मैं एक उदाहरण और बता रहा हूँ कि आपको मैंने कहा कि भाई, मैंने तो सत्र में भी विधानसभा में कहा कि आप कह रहे कि 2047 में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड बनेगा। मैं उस सदन में भी कहा कि भाई आप तो ऐसी बातें कह रहे कि नाती की शादी की धूम धड़ाके से तैयारी की जा रही है, लेकिन लड़के की शादी नहीं हो पाई। 2047 में आप हमें जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ये बड़ी बात है, आप बता दीजिए। हम जिंदा रहते नहीं रहते, लेकिन सपने ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे टॉप 20 देशों से हमारी करेंसी बाहर होगी। जो मजबूत टॉप 20 देश है उनसे करेंसी बाहर होगी। टॉप 10 देशों से हम जो सैनिक में मजबूत थे वो बाहर हो गए। हम हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पे आ गए। अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी पकड़ा के हिंदुस्तान ला रहा है। हमारी स्थिति हो गई कि 2,06,000 करोड़ का इस देश पे कर्जा हो गया। हमारी बेरोजगारी 9.6% से ऊपर चलेगी। ऐसी परिस्थितियों में जब तमाम हमारी स्थिति आज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से पीछे जा रही है, और सपने ये दिखाए जा रहे हैं कि हम इस देश के अंदर ऐसा विकसित और विकास ला रहे हैं कि हम अमेरिका को भी कुछ सालों में छोड़ देंगे। हम $3.2 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, अमेरिका $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या हमारा मैच है कहीं पर? आप सोच लीजिए। और तुलना की जा रही है कि अमेरिका में भी कर्ज है। अरे भाई, कर्ज देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है उसको देखिए ना आप, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है उसको देखिए ना। हम पे ये चीजें देखने के बजाय उन चीजों पे तुलना की जाए जो तुम्हें सहूलियत दिखाई दे रही। आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी टूट गई है कि आप देखो, जो सेंसेक्स हमारा आज वो कहाँ चले गया, हमारा शेयर मार्केट कहाँ चले जा रहे। लोगों के पास सरकार पैसे का फ्लो नहीं कर पा रही, लेकिन प्रचार प्रसार में इतना बिजी है कि मीडिया आज इस स्थिति में आ गया है कि आज सोशल मीडिया ना हो तो आज मैनिपुलेटेड न्यूज़ लग रही। विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी घटना के होने के बावजूद भी कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया इसको उठाने का काम नहीं किया जिस शिद्दत से उठाया जाना चाहता। वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनके माध्यम से बातें बाहर आई कि जनता इसको लेकर के बहुत उग्र है, बहुत नाराज है, तब जाके बातें आई है। मैं आपसे जरा स्ट्रेट लाइन प्रश्न करता हूं, और हो सकता है क्योंकि बाध्यताएं होती, सती साहब भी समझ रहे हैं, पीठ पर या चेयर पर हाउस में उन पर डायरेक्ट रिपोर्टिंग या डायरेक्ट आप लोगों का बोलना, कई मर्यादाएं हैं। लेकिन एक व्यवस्था है बुटोला साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप विधायक भले इस बार बने हो, लेकिन इससे पहले आप जिला पंचायत का सदन चला चुके हैं, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि खास तौर पर जब राज्यसभा में हुआ और धनखड़ साहब पर जब ये बात आई कि उन पर भी अब आप अविश्वास का प्रस्ताव या उसका नोटिस दें, तो सामान्यतः आप पीठ पर बहुत सारी चीजें नहीं कह सकते जिनसे आप नाराज भी हैं। लेकिन जब कभी आप नोटिस देते हैं तो उसके बाद उसके 14 दिन की म्याद के भीतर संभवतः ये होता है, और आज सदन ना भी चल रहा हो तो वहां उनका सेक्रेटरी सचिव विधानसभा बैठे हैं, उनको भी दे दें, और जो संख्या चाहिए, संख्या उत्तराखंड की जो सीट संख्या है 70 के हिसाब से 10%, 7 विधायक यदि दस्तखत करके दे दें कि उनको अविश्वास है, तो फिर
तब तक, जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं होता, तब तक पीठ पर अमुक व्यक्ति जिस पर अविश्वास रखा गया है वो पीठ चेयर पर नहीं बैठेंगे। तब तक कोई और व्यक्ति चेयर पर बैठेगा, चाहे विधानसभा का उपाध्यक्ष हो, चाहे वो जो पीठासीन मंडल होता है उसका मेंबर हो। और उस दरमियान उन पर लगाए गए अविश्वास के प्रस्ताव पर के पक्ष या विपक्ष में आप अपनी सारी बात कह सकते हैं, क्योंकि वो उस समय चेयरमैन नहीं है। लेकिन क्या उत्तराखंड के विधानसभा को, उत्तराखंड के विधायकों को खासतौर पर ऐसी परिस्थितियों में इस नजीर को प्रस्तुत करना चाहिए? इट्स नॉट वन मैन शो, इट्स नॉट द फाइनल शो कि एक आदमी फाइनल है, अंतिम है। और कम से कम वो बातें हैं, मंडे क्यों नहीं आ रहा है? अब मंडे ना आने से पानी जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं या मुख्यमंत्री के जो विभाग हैं उन पर अनुपूरक प्रश्न तो आएंगे नहीं, लिखित प्रश्न आ जाएंगे, एज इट इज आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आप उन पर पुनर्प्रश्न कर नहीं सकते। आप पे शहरी विकास के आप कर नहीं सकते, क्योंकि शहरी विकास प्रेमचंद जी के पास है। दोनों लोग इतने लंबे समय से बचे हुए हैं, उनके विभाग बचे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मसले हैं, जब आपको सवाल नहीं उठाने दिए जाते, तो क्या इस पर मंथन करना चाहिए आप लोगों को? यू हैव द पावर। सात विधायक चाहेंगे तो अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। देखिए रावत जी, कुछ चीजों को लेके हमारे सीनियर विधायक हैं, प्रीतम भाई 6 बार के विधायक है, यशपाल आर्य जी 6 बार के विधायक है। उन्होंने सदन को पक्ष में भी देखा, विपक्ष में भी देखा है। प्रीतम भाई ने तो स्पष्ट कहा भी है कि उनका मैं बहुत सम्मान भी करता हूं, कि उन्होंने कहा भी कि मैंने ऐसा संसदीय कार्य मंत्री अपने 6 टर्म में नहीं देखा है, जो उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन मैं ये जरूर आपसे कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहूं, जिसको लेके बातें कही जाए, मुझे देखो, हम पीठ के अधीन है, पीठ जो कहेगा उसका सम्मान करना हमारा दायित्व भी है। लेकिन हमने प्रतिकार करना, अपने जो प्रोसीडिंग है उसको हमने प्रताप रूप में फाड़ करके हमने अपना प्रतिकार भी दिखाया है। और जो चीजें हो सकती वो हमने करने का काम किया, एक मर्यादा में रह करके। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं आपसे एक जरूर कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा जवाबदेही उन तमाम विधायकों की है जो पहाड़ से चुन के आए, वो किसी भी पक्ष के, उसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी और वो विधायक भी जो सत्ता पक्ष में, उनकी भी जवाबदेही थी कि इसका पुनर्जोर प्रतिकार किया जाए। जहां तक आपने माननीय महेंद्र भट्ट जी की बात कही है, माननीय महेंद्र भट्ट जी मेरी विधानसभा से हैं और उनकी विधानसभा से मैं हूँ, क्योंकि मेरे उनसे पहले बार विधायक वहां से रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा कि वो हम उसी विधानसभा से जहां से वो विधायक रहे, 2 बार विधायक रहे। और माननीय राजेंद्र भंडारी जी 3 बार चुन के आए उस विधानसभा से। उस विधानसभा से हम भी हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बुटोला जी, रितु खंडूड़ी भी तो आपकी विधानसभा से ही है, क्या वो पोखरी क्षेत्र से नहीं आती हैं? मैं रितु खंडूड़ी भी क्या आपकी विधानसभा क्षेत्र से नहीं है? मैं आपसे कहूँ, उनका ससुराल मेरी विधानसभा में है और वो मेरे गांव के बहुत पास के, चाहे हम तीनों लोग एक ही ब्लॉक से भी आते हैं। बड़ी बात है, विधानसभा मेरी बड़ी है, लेकिन तीनों लोग जो हम चारों लोग कह दें अगर, तो एक ही ब्लॉक के आसपास से। माननीय महेंद्र भट्ट जी मेरे पास से है, माननीय भंडारी जी है, माननीय रितु खनोड़ी जी है, सभी हम एक ही ब्लॉक के लोग हैं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इन चीजों को लेकर के कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो किस कॉन्टेस्ट में उन्होंने कहा है, वो बातें नहीं कही जानी चाहिए। मैंने कहा यदि आप पद पे, संवैधानिक पदों पे, तो गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है। महेंद्र भट्ट जी बहुत लंबे समय से, अब तो ऊंचे सदन के भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उत्तराखंड से, और उसको लेकर के जो उन्होंने बातें कही हैं वो लोगों में एक आक्रोश है, और वो जो जायज भी है, जो बातें कही नहीं जानी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वो बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। और वो जो बात उन्होंने कही है उसको लेकर के वो उनसे पूछा भी गया है, उन्होंने अपनी बातें भी रखी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस समय चाहे वो माननीय महेंद्र भट्ट जी हों, चाहे माननीय रितु खन्नेड़ी जी हों, चाहे माननीय कोई भी दूसरा भाजपा के विधायक है, क्योंकि मेरी तो लोकसभा से 14 में से 13 विधायक भाजपा के हैं, तो अब मैं कांग्रेस के लोगों के नाम ले नहीं सकता हूँ। 14 में से 13 विधायक हुए हैं, टिहरी लोकसभा के 14 में से 12 विधायक भाजपा के हैं। तो उन तमाम विधायकों, जिसमें आपने देखा होगा, मैं तो धन्यवाद मैंने मीडिया में भी दिया है कि उनका जिस तरह से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रतिकार किया है, माननीय विनोद चमोली जी ने प्रतिकार किया है, माननीय खजानदास जी ने प्रतिकार किया है, और उसके अलावा माननीय अनिल बनोल जी ने भी उसको लेकर के प्रतिकार करने का काम किया है। ये लोकतंत्र में होना चाहिए कि गलत चीजों को कहा जाता तो उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकार इसके कटघरे में खड़ी है, सरकार को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने हमारे साथ ही डिबेट के दौरान किया, लाखीराम जोशी जी ने किया, उषा नेगी जी ने भी किया, सुबोध उनियाल ने लाइव डिबेट हमारे साथ किया, उषा नेगी जी ने जरूर किया। लेकिन मैं ये जरूर आपसे कह रहा हूँ, इसमें एक घटना जरूर गलत हुई है कि सरकार ने, पूरी सरकार ने
जिस तरह से पिछले 23 दिन से मंत्री जी को बचाने का जो काम किया है और जिस तरह से उनको संरक्षण देने का काम किया है, उसमें सरकार की नियत पे प्रश्न चिन्ह उठता है। सरकार, आप बताइए कि कितने घमंड सरकार के अंदर है कि मंत्री इस्तीफा दे देता है, अपनी पूरी कहानी कह देते हैं, अपने आंसू भी दे देते हैं, लेकिन वो क्षमा नहीं मांगते हैं। न सरकार की तरफ से क्षमा याचना की जाती है। इस सरकार का दायित्व है, आप केवल खेद बद करके नहीं तो मुक्त हो सकते, आपको क्षमा मांगना चाहिए। और जब तक ये सरकार क्षमा नहीं मांगेगी सरकार से, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, तब तक लोग माफ भी नहीं करने वाले हैं। आज चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो मीडिया का वर्ग हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, तमाम लोग जितने लोग हैं, चाहे उत्तराखंड का आम जनमानस, महिला है, तमाम। हमारी एक बहन बीजेपी की थी, उस बहन ने तो जिस तरह से प्रतिकार किया है उसका तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उस बहन ने खुल के कहा है, और ये स्वाभिमान है लोकतंत्र में। अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और यदि आप में हिम्मत नहीं है तो आप लोकतंत्र में नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है, आप नेतृत्व नहीं कर सकते। यदि आप अपनी सरकार पे प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप न समाज को अच्छी दिशा दे सकते हैं और न क्षेत्र को अच्छी दिशा दे सकते हैं। मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि इस समय पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। सरकार को इसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए। सरकार को इसको लेकर के उत्तराखंड की जनता को, विशेषकर पहाड़ के लोगों, जिन्होंने इनको 89% 28 में से 25 सीटें केवल और केवल गढ़वाल लोकसभा से, गढ़वाल और टिहरी से, गढ़वाल क्षेत्र रीजन से इनको मिला है, उसका इन्हें सम्मान करना चाहिए। और उसकी वजह से ये आज वहां सत्ता में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि पूरी सरकार को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। बुटोला जी मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा था कि मेरा जो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र है, कम से कम मुझे 300 किलोमीटर में समय घूमने में लगता है। तो क्या आप जो पहाड़ के विधायक हैं, जो पहाड़ से बिलोंग करते हैं, क्या वो भौगोलिक परिसीमन पे क्यों मांग नहीं करते हैं आप लोग? मैंने विधानसभा के अंदर जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे जब बातें कही जा रही थी, उस पे आप यदि, क्योंकि आप कभी मेरा क्लिपिंग देखिएगा, क्योंकि वो छोटी, क्यों 21 तारीख को भी माननीय मंत्री जी जब मेरे साथ उस तरह के मेरी बातों को इंटरप्ट कर रहे थे, उसको भी देखिए। उससे पहले जितने भी मैंने सदन की बातें उठाई हैं, इसमें मैंने ये भी उठाया है। मैंने कहा कि मैंने तो स्पीकर महोदय का भी उसमें धन्यवाद दिया है कि कम से कम आपने मीडिया के सामने ये बात उठाई थी कि परसिमन इस तरह से होना चाहिए। मैंने कहा मेरी 350 किलोमीटर से लंबी विधानसभा है। मैंने सदन के अंदर भी कहा, और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, हम खून का जरा जरा इसके लिए बहाने के लिए तैयार हैं। अगर पहाड़ के साथ छेड़खानी अब की जाएगी, पहाड़ के लोगों के साथ, और परसिमन पे यदि बात होगी, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और यदि स्वीकार किया जाता है तो पहाड़ के लिए नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आप मान के चलेगा। हमें बहुत शौक किसी चीज का नेतृत्व करने का नहीं है, लेकिन हमें भी जवाब देने आने वाले नस्लों को हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, वो भेदभाव कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं किया जाना चाहिए। पहाड़ के लोगों के अंदर वो स्वाभिमान जिंदा है, वो अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेगा। अच्छा, क्या क्या ये सच है विधायक जी कि जो चश्मा, जिस चश्मे से सरकार देख रही है देहरादून की, वो चश्मा वैसा ही है जैसा परिसीमन आयोग का है? वो भी ये कह रही है कि भाई हर विधानसभा के लिए 10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए। अब पहाड़ में बनने वाली सड़क, एक सड़क, और मैदान में बनने वाली सड़क जहां जगह ही नहीं है, एक के ऊपर एक, और सड़कों का जाल ऐसा हो गया है कि लोगों के घर नीचे हो गए हैं और सड़कों पर आ गई है, क्योंकि जगह तो है नहीं खर्च करने के लिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जितना मेरा एक गांव का क्षेत्रफल होता है, एक गांव का, उतनी यहाँ एक विधानसभा का क्षेत्रफल है। 10 करोड़ में हमारे यहाँ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर सड़क नहीं काटी जा सकती। यहाँ तो विधायक निधि खर्च नहीं हो पाती। मैं इन्हीं मानकों को कह करके यही लड़ाई हमारी है कि कैसे ऐसे हो सकता है कि उधम सिंह नगर हरिद्वार का क्षेत्रफल पे 20 विधायक है, 20 गुना उनको विधायक निधि मिल रही है और प्लेन्स में मिल रही। मेरे को मुन्ने एक सड़क पहाड़ में काटने मारने पर कितनी पीड़ा होती। मैंने क्यों कहा, ये प्रकृति हमें कितना दर्द देती है कि जब पहाड़ से पानी बहता है, हमारे घर, हमारे खेत, हमारे खलियान, हमारे सड़क, हमारे रास्ते बह जाते हैं और वो पानी हमारे काम नहीं आता है। मैं आप बताएं, वो प्रकृति हमें कितनी पीड़ा देती है कि जब हम किसी सरकार को सड़क को स्वीकृत करते हैं तो फॉरेस्ट क्लियरेंस के नाम पे दिल्ली से क्लियर करना पड़ता है। यदि क्लियर वहां से होता तो उसके 10 गुना एवज में हमें जमीन देनी पड़ती है उनको कहीं फॉरेस्ट लगाने के लिए। हमें समरेखण के नाम पे, भूगर्भीय सर्वेक्षण के नाम पे ये स्थितियां बन जाती हैं
कि कोई नई नई दुल्हन अगर किसी गांव में पैदल जाती है और वो सुनती है कि इस गांव में सड़क कटने वाली है, वो दादी बन जाती है, लेकिन उस गांव में सड़क नहीं जा पाती है। ये परिस्थितियां बनती है, हम पे इतने प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उसका लाभ किस क्या मिल रहा है हमको। बात सवाल ये है, सवाल बहुत गंभीर है और बहुत चिंतनीय सवाल है। इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें की जा रही है देहरादून बैठ करके, मैं आपसे कह रहा हूं कि लखपत बटोला को जिसको 350 किलोमीटर 4000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल मेरा, दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर में बसी हुई दिल्ली, पूरी दिल्ली जहां 70 विधायक है, मेरी विधानसभा हरिद्वार 2300 वर्ग किलोमीटर में, मेरी विधानसभा 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। उस विधायक को भी वहीं घोड़ा गाड़ी के लिए वहीं तेल पानी दिया जाता है और उस विधायक को वहीं दिया जाता है जो राजपुर रोड पे घूम रहा है, जो किच्छा में घूम रहा है, जो उधम सिंह नगर में घूम रहा है, जो धर्मपुर में घूम रहा है। आप बताओ, धर्मपुर का विधायक तो पैदल भी विधानसभा घूम लेगा। मैं गलत बोला हूं तो बता दीजिए। और उस स्थिति के लिए उसका आकलन एक जैसे आकलन कर, मैं अपनी गाड़ी में कहना नहीं चाहिए, मैं आज बता रहा हूँ, ये केवल मेरी नहीं, हम यदि पहाड़ में भ्रमण में जाते हैं, एक साल में हम भ्रमण नहीं कर पाते, केवल भ्रमण शकल दिखाने के लिए। और एक बात और बता दे तुम्हें, हम अगर 3 महीना पहाड़ 1 महीना पहाड़ में घूमने में भ्रमण में हूँ लगातार, देहरादून गाड़ी सर्विस कराते 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आता है। मैं वो बातें नहीं कह रहा हूँ कि क्या है, लेकिन बातें ये कह रहा हूँ कि एक जैसे माना कैसे हो सकते। मेरे हर गांव में लोग कहीं ना कहीं मंदिर के लिए मांग देते यार, गरीब आदमी पूछता यार थोड़ा भरने बर्तन मिल जाते, टेंट मिल जाता, चौनैया मिल जाता, उसको छानी मिल जाती, उसको क्या कहते सामियाना मिल जाता, तो वो चीजें चाहता, लेकिन हम दे ही नहीं पाते क्योंकि उसमें बायलॉज विधानसभा के विधायक निधि खर्च करने में ऐसे हैं कि हम अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकते। बस देहरादून की तुलना कैसे की जा सकती पहाड़ में, इसी चीज की तो लड़ाई है। इसी चीज को लेके तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे तो हर गांव में लोग कहते हैं, हर गांव मैंने कहा वहां कंकड़ में भगवान शंकर है, हर चौक हर चौराहे पे तो मंदिर है। कड़वा सत्य क्या है कि जब आप लोग प्रश्न कर रहे थे, ऐसे विकट प्रश्न, संरेखण के प्रश्न और आदि आदि प्रश्न, तो सरकार उन पहाड़ के कठिन प्रश्नों का जवाब नहीं जानती थी। कोई या सदन में पहाड़ वर्सेस मैदान कोई जंग हो रही थी विधायकों में, जिसको बाहर जो तब्दील किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल भी आए और आप जानते हैं, आप अवगत हैं, मेरी लाइन कंप्लीट होने दीजिए। आप अवगत हैं कि जब प्रश्न स्थगित होते हैं तो पहले तो सामान्य तौर पर सामान्य शिष्टाचार था कि मंत्री स्वयं इस्तीफा दे देते थे जब उनके विषय का प्रश्न स्थगन होता था, वो भी उनकी जानकारी के अभाव में। और एक बहुत बड़ा सवाल आया कि भाई पारंपरिक कृषि और प्राकृतिक कृषि, और उस पर प्रश्न स्थगित हुआ। हालांकि वो प्रेमचंद्र जी के शोर शराबे में वो बात दब सी गई है, लेकिन इतने बड़े सवाल के बाद तो रिजाइन हो जाता है मंत्रियों का, कि मंत्रियों का अवगति नहीं है अपने विभाग से। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि जब मैंने सदन के अंदर सवाल बताया कि पहाड़ में आप पलायन की बातें कह रहे हैं, आप प्रवासी सम्मेलन करते हैं, प्रवासी सम्मेलन पे करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, मेरा पहाड़ इसलिए पलायन कर रहा है क्योंकि जो लोग गांवों में हैं उनको जंगली जानवर, चाहे वो जड़ा हो, चाहे सुअर हो, चाहे बंदर हो, ये तमाम चीजें खत्म कर रहे हैं। लोग गाय भैंस बकरियां इसलिए नहीं कर पा रहे, वहां भालू और बाघ उनको मारने का काम कर रहा। मैंने कहा मैं समस्या के साथ समाधान बता रहा हूँ। जो हरिद्वार और ऋषिकेश के आपने जो बंदर भेजे हैं, उनकी बड़े स्तर पे आपको नसबंदी करनी चाहिए। कृषि विभाग को आप 90 करोड़ 100 करोड़ रुपया दे करके उसकी 4 फीट की तार बार से कोई बंदर नहीं रुक सकता है, जाली से 4 फीट की जाली से कोई सुअर नहीं रुक सकता है। मैंने कहा सुअरों को मारने के लिए आपको कहीं ना कहीं, सुअरों को मारने के लिए आपको सियार भेजने पड़ेंगे वहां। तो माननीय मंत्री जी कहते कि सियार के बीज कहाँ मिलेंगे? ये बड़ा ही प्रश्न है और मैं इसलिए इन चीजों को कह रहा हूं, वो बहुत दुखद, बहुत पीड़ादायक है कि पहाड़ की बड़ी अवहेलना हो रही, बहुत बड़ी। हर दिन पहाड़ का जीवन, क्योंकि आप पहाड़ से जुड़े, पहाड़ में आज पता जम्मू कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर जो फौजी है वो भी सुरक्षित है, पहाड़ का आदमी उतना सुरक्षित नहीं। जो जंगल जाता है उसकी सिक्योरिटी नहीं, वो बच के आएगा, किस पेड़ से गिर जाए, किस पहाड़ से गिर जाए, कौन सा पत्थर आके गिर जाए, उनके जीवन सुरक्षित नहीं है। जो विधायक उस पहाड़ के सड़कों पे जाता है उसका भी जीवन सुरक्षित नहीं। कौन से सड़क चट्टान में पत्थर आके गिर जाए, कौन से गाड़ी दबा दे, कौन सा वो कहाँ गाड़ी गिर जाए, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। पल पल जहां आदमी
जीवन को एक युद्ध की तरह जी रहा हो। सुअर को मारने के लिए एक बार जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय आपने भारत सरकार से परमिशन दी थी लोगों को? मैंने जब माननीय मंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा कि जो ये जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, जो इस तरह की बातें, विशेषकर जो मेनका गांधी जी वाला प्रकरण है, वो लोग क्या है, इसको लेके हाई कोर्ट चले गए हैं। उस मामले में हम आपको बता रहे, मैंने बोला था उनको, उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने उसका विकल्प ये दिया था कि पहाड़ में जो 10 साल से सुअर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो राजस्थानी वहां सड़क बनाने गए थे, उन्हें सारे सियार मार दिए। मैंने कहा वहां सियार तो भेज सकता ना आदमी, वो सियार जाएंगे तो सुअर के बच्चों को मारेंगे, पॉपुलेशन खत्म हो जाए। तो मैंने तो समस्या के समाधान, आपका 2-4 करोड़ में काम हो जाएगा, जहां हजारों करोड़ आप खर्च करें। जब समाधान भी मैं बता रहा हूँ, समस्याएं बता रहा हूँ, सरकार उस पर काम करने के बजाय आप उसका परिहास करेंगे तो ये नहीं हो सकता है। मैं आपसे कह सकता हूँ रावत जी कि यहाँ पे बैठ के पहाड़ के चश्मे, यहाँ के चश्मे से पहाड़ नहीं देखा जा सकता। देहरादून के एसी रूम में बैठ करके पहाड़ 2 दिन के लिए अच्छे लगते हैं। एक शेर है कि जब नई नई आंखें हों तो हर मंजर सुहाना लगता है। जब 2 दिन पहाड़ के लिए जाते हैं तो वो ठीक लगता है, लेकिन जब पहाड़ पे जीना पड़ता है, जब पहाड़ पे रहना पड़ता है, तब उसका जीवन पता चलता है, उसका जीवन क्या है। ये समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से आपने जो बातें कही, समझना चाहेंगे आपसे बुटोला साहब। हमने इस सवाल को उठाया था मंत्री जी से, उन्होंने हमको ये जानकारी दी, सती साहब अगर मैं करेक्ट होता मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, हर 2 जनपद में एक बंदरबाड़ा की व्यवस्था वो कर रहे हैं और बंदरों को पिक करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। क्या ये सच है? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, जी ने भी 2 हफ्ते पहले जो इंटरव्यू दिया मैं एक चीज कह रहा हूँ, उन बंदरबाड़ों को बना करके उन बंदरों को पालने की जरूरत ही क्या है? मैं तो कह रहा हूँ उनके बृहद स्तर पे आप नसबंदी क्यों नहीं कर देते? नसबंदी के लिए वो कह रहे हैं उसको पिक करके हम नसबंदी करवा रहे हैं, क्या हो भी रही है? क्योंकि मैंने प्रति प्रश्न यह किया कि जो आपके छोटे बड़े लगे हैं उनको उठा के ले जाएगा कौन? उनके लिए कौन सी बजटरी व्यवस्था है? मैं आज एक चीज बता रहा हूँ, यथार्थ ये है कि जिनको बंदर पकड़ने का ठेका दिया जाता है, वो बंदर पकड़ते हैं, गिन के संख्या बता देते, उसके बाद वो छोड़ भी देते हैं। मैं आज बता रहा हूँ कि जो पहाड़ों के तो छोड़ दीजिए, देहरादून के पहाड़ में ऐसे बंदर चले गए, पुराने जो बंदर थे, वो बंदर अगर कोई आदमी दिखता तो वो दूर दूर भाग जाते थे। आज स्थिति है कि वो घर के चूल्हे की रोटी ले जा रहा है, महिला अगर आवाज लगा रहे तो उसको काटने के लिए चले जा रहे। ये जो बातें हो रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी नसबंदी बृहद स्तर पे की जानी चाहिए। पहाड़ में सुअरों को मारने के लिए सियार छोड़े जाने चाहिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि पहाड़ के लिए पहाड़ के हिसाब से नीति रीति तय होनी चाहिए, तभी पहाड़ और उत्तराखंड और ये देश आगे बढ़ेगा। अगर पहाड़ हिमालय को छेड़ा जाएगा, हिमालय के साथ जो छेड़खानी की जा रही, मैं आज आपको कह रहा हूँ, बहुत से सुन लीजिएगा, सुनेंगे लोग इसको कभी इतिहास में, हिंदुस्तान प्यासा मर जाएगा। मैं बता रहा, हिंदुस्तान प्यासा मर जाएगा अगर पहाड़ को, ये हमारे हिमालय राज्य को जो कूड़े का ढेर बनाने का काम किया जा रहा है, पिकनिक स्पॉट के नाम पे उसको डेवलप करने की जो बातें की जा रही है, जो यहाँ का जो लोग जा करके कूड़ा ले जाने का काम करें। मैंने तो सदन में भी कहा कि सरकार ने आप 750 करोड़ रुपए में प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं, उसमें से 1-2 करोड़ रुपया आप पहाड़ में वो जो प्लास्टिक की बोतलें जा रही है उनको बैन लगाने में कीजिएगा। पहाड़ में प्लास्टिक की बोतलें नहीं जानी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कभी कांग्रेस की सरकार ये 2027 में बनाते हैं तो बहुत चीजों को लेकर के, पहाड़ की बहुत चीजों को लेकर के उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। सरकार एक नई नीति बना रही है कि पहाड़ में जो शराब की दुकानें, जो शराब की फैक्ट्रियां लगाएंगे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पहाड़ केवल शराब की फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं है, पहाड़ में आप ऑर्गेनिक चीजों को उगाने का काम कीजिए। मेरे जिले में 9 ब्लॉक है, 4 ब्लॉकों में भरपूर मात्रा में आलू होता है, भरपूर मात्रा में वहां पे कोदा, झंगुरा, मंडुआ होता है, जिसकी बहुत बड़ी मांग भी है, डिमांड भी है, और सप्लाई हम कर सकते हैं। उन एक जगह क्लस्टर बना करके वहां फैक्ट्रियां लगा करके ऑर्गेनिक आज लोग 10 गुना, 100 गुना, 200 गुना एक्स्ट्रा खरीदने को तैयार है। और वो ऑर्गेनिक खेती को डेवलप करने का काम किया जाए। वो ऑर्गेनिक चीजें जो वहां होती है उनको डेवलप करने के लिए सरकार काम करे। सरकार अपनी रेवेन्यू केवल और केवल शराब खनन के माध्यम से, सस्ते माध्यम से जो बढ़ाने का काम कर रही है,
ये उत्तराखंड के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ छेड़खानी है। मेरा देश एक दिन, जिस दिन ये माँ गंगा अपना अपना अमृत बहाना बंद कर देगी, उस दिन मेरा देश प्यासा रह जाएगा, त्रायमाम बच जाएगा। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। इसका इतना ही दोहन कीजिए जितना ये सहन कर सकती है, और इसका संवर्धन और संरक्षण भी करने का काम कीजिएगा। केवल दोहन करने से आने वाले आज की नस्लें तो उसका उसका मैं कह सकता हूं कि विलासता का उसका उपयोग कर सकती, विलासता के रूप में, लेकिन आने वाली नस्लें हमारी इस देश में रहने लायक नहीं होंगे, प्यासे मर जाएंगे। ये लोगों को समझना पड़ेगा। पहाड़ को ज्यादा न छेड़ा जाए, न पहाड़ के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी की जाए। ये मैं सबसे अपील कर रहा हूं और इसको समझने की जरूरत है। विधायक जी, बुटोला जी, आपसे मेरा एक अहम और बहुत कड़वा सवाल है कि क्या आपने पोखरी के अपने दोनों पड़ोसियों को माफ कर दिया है? मैं आपसे कह रहा हूं, पोखरी से हमारे 3 पड़ोसी हैं। हमें नहीं, ये विधायक एक बात मैं और ऐड कर देता हूं, जो ये राजनीति का एपिक सेंटर था इस टाइम, वो चमोली जिले का पोखरी और ऋषिकेश था, और ऋषिकेश के मंत्री को एपिक सेंटर से विदाई कर दी गई है। अब जो आपके पोखरी का एपिक सेंटर है, इन दोनों की आप विदाई कब कर रहे हैं? ये मेरा सवाल बड़ा कड़वा है आपसे। अब जरा बताइए आप जनता को। मैं पहाड़ की जनता बहुत समझदार है। मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ने गया था, मैंने कहा था ये सुचता का चुनाव है, नैतिकता चुनाव, आपके मान सम्मान, आपके गुरूर का चुनाव है। लखपत बुटोला निमित्त मात्र है। आप लोगों ने, आप जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने केवल विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने आपके दिए हुए जनादेश का अपमान किया है, आपके दिए हुए प्यार का अपमान किया है। और बद्रीनाथ की जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया, मैं आपको बता सकता हूं कि सत्ता के विरुद्ध आज तक कोई आदमी नहीं जीता। लेकिन ये बद्रीनाथ की जनता थी, चमोली की जनता थी, पहाड़ की जनता थी, जिन्होंने इस देश के संविधान पे भी कृपा की है। क्योंकि जो संविधान लोकसभा के अंदर 7 बार इसका जिक्र है, क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर दल बदल किया जा रहा था, लोगों को खरीदा जा रहा था, लोग बद्रीनाथ का उदाहरण देंगे कि दल बदल नहीं किया जाना चाहिए। वो बद्रीनाथ की जनता है, वो गढ़वाल की जनता है, सब जानती है, सब समझती है और सब पहचानती है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि जो पहाड़ का व्यक्ति है, विशेषकर पोखरी से आपने बातें कही हैं, हमने तो माननीय महेंद्र जी हूँ, माननीय राजेंद्र भंडारी जी हूँ, उनके सानिध्य में ही हम कह सकते हैं, छोटे भाई के रूप में मैं उनका हूँ। हमने उनके सानिध्य में बहुत चीजें सीखने की मौका मिले, बहुत सारे दोनों के साथ हमें, चाहे पक्ष विपक्ष में रहे, बहुत सारे काम करने का मौका मिला, उनका सहयोग भी मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत चीजों लेकर के जरूरत पड़ती तो दोनों का सहयोग भी हमें मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जहाँ पे इथिक्स की बातें हैं, जहाँ पे आपके नीति नियत और दृष्टिकोण की बातें हैं, वहां पर हमारा स्पष्ट कहना है कि पहाड़ के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार की उनकी जो भी पहाड़ के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ की बातें, वो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, और ये सब लोग जानते हैं। मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि ये पहाड़ के लोगों ने जिस तरह की बातें, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने, इसमें केवल पहाड़ के लोग नहीं, उत्तराखंड के तमाम लोगों ने इसमें एक बड़ा अपना योगदान दिया है। और इस योगदान की वजह से पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि किसी घटना को लेकर किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, और उस घटना का इस आगे ना हो, ये सबको समझने की जरूरत है। लेकिन आपको जिस संविधान का आप जिक्र कर रहे थे, वो आपको कुछ अधिकार भी देता है, और संविधान में जो राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और कोई सांसद, राज्यसभा सर्वोच्च सदन है, वहां का सांसद पूरे राज्य को ही धमकाता है कि अगर आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया में, अन्य पे, तो हम आप पर निगरानी में रखेंगे और कार्रवाई भी कराएंगे। तो बीइंग विधायक, ये तो आप लोगों की भी अवमानना हुई ना। वो तो सदन में आ सकती है जो विधायक का मैं कह रहा हूं, धमकी। देखिए, वो जिस बात को लेके कह रहे हैं, आप जानते हैं, नेताओं का भी जो नेता है वो मीडिया है। मीडिया को धमकाने का काम करेंगे तो मीडिया कहाँ लपेट लेगी, ये सब जानते हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ कि लोकतंत्र में, मीडिया ने कहा था जब उन्होंने आरंभ किया था, तो सारे लोगों के लिए कहा था, बाद में भले उन्होंने सब मीडिया कहा हो। लोकतंत्र में जब मैंने कहा ना, सरकार का अहंकार छलक रहा है,
मैं आज भी कह रहा, इस्तीफे में कहीं माफी की बातें नहीं की गई। इस्तीफा ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा काम किया जा रहा हो, उत्तराखंड के लिए बड़ा त्याग दिया जा रहा हो। इस्तीफा ये नहीं दिखाया जा रहा कि गिल्टी के साथ इस्तीफा दिया जा रहा है, ये नहीं दिखाया जा रहा। ये नहीं दिखाया जा रहा कि सरकार माफी मांग रही हो, ये नहीं ये अहंकार छलकता है। और अहंकार, कई बार मैंने कहा ना कि हमें भी विधानसभा के अंदर कहा गया कि आप पहली बार के विधायक हम इसलिए सुन रहे हैं, ये अहंकार दर्शाता है। आपकी जवाबदेही है कि पहली बार के विधायक की कमी गलतियां भी कर रहा है तो उसको भी मौका दिया जाना चाहिए। मैं संरक्षण उसकी मिलता है, बातों को स्पेशल सुन के नए मैं विधायक को आपसे कह स्पेशल रहा संरक्षण मिलता है। हूं, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ रावत जी, मैंने जब गैरसैंण में मेड इन स्पीच दी थी और वो शिक्षा पे दी थी मैंने, यदि आपने मेरा वो पहला वाला गैरसैंण का भाषण मेड इन स्पीच देखा हो, वो मैंने शिक्षा की नीति नियत पे दिया था। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जिस पे मैंने कहा सरकार को भर्ती, उस जो भर्ती उसको 28 सितंबर को उस भर्ती उसको परीक्षा को होना था, वो परीक्षा पोस्टपोन करनी पड़ी सरकार को, अभी तक वो परीक्षा नहीं कर पाई। अगर मैं गलत होता तो सरकार उस परीक्षा को करवाती, लेकिन मैंने जो बात सदन के अंदर तब भी उठाई थी, वो बात सरकार को माननी पड़ी। और सरकार उसको लेकर के, सरकार को अपने जो भी लोक सेवा आयोग ने डेट तक निकाल दी, तिथि भी निकाल दी थी, उसमें सारी चीजें तैयारी हो गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि 95% टीचरों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके न्याय उनके साथ जो जातीय हो रही है उसको लेके मैंने कहा था, और सरकार ने उसको लेके सरकार बैकफुट पे आई, सरकार को वापस आना पड़ा उस मामले में भी। और इस मामले में मैंने आपसे कहा कि और सरकार से मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं कोई अपने लिए तो कह नहीं रहा हूँ, कोई मुझे, मैं तो इसलिए पॉलिटिक्स में हूं नहीं कि कोई मैंने अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए कुछ मांग रहा हूँ अपने परिवार के लिए, लेकिन जो जनमानस के लिए, उत्तराखंड के जनमानस के लिए, वो किसी भी विधा में हो सकता है, उसके उसके उसको जो पीड़ा जो दर्द उसके है, उसको लेके जो मैंने उच्च अपने सर्वोच्च सदन, राज्य का सर्वोच्च सदन में जो हमें कहना चाहिए वहां कहने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार के कि सरकार ने पिछली बार जो बात मैंने मेड इन स्पीच के अंदर भी अपने सदन में रखी थी, उसको भी सरकार ने हाथों हाथ लिया उसको, और सरकार ने उस भर्ती को ही अभी रद्द तो नहीं कह सकता, लेकिन उस भर्ती को लगभग निरस्त करने का काम किया। एक और विषय जो आपके अगले सदन में संभवतः आ सकता है, इस बार संकल्प के रूप में टेबल हो गया है। प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी जी ने टेबल किया उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, एसटी में शामिल करने के लिए संकल्प इस बार टेबल हो गया है, अब चर्चा में आएगा। आपका स्टैंड क्या है उस पर? मैंने आपसे कहा है कि मेरे राज्य में, अब विशेषकर मेरे जिले में, हमारे माननीय इंदिरा गांधी ने हमारे बहुत सारे साथियों को ये दर्जा देने का काम किया। माननीय हरीश रावत जी ने बहुत सारे ब्लॉकों को ये देने का काम किया है, बहुत लोगों को लाभ भी मिला है। लेकिन जो पहाड़ का जो पूरा भौगोलिक विषम परिस्थितियां, मैंने आज आपसे एक बात बार बार मैं कह रहा हूं, इसको समझिए आप बात। मैंने कहा 84% भूभाग इस राज्य का हमारे पास है, हमारे 14% अधिकार, हमें 14% इसका विकास का पैसा नहीं मिलता है। मैं आज ये बातें कह रहा हूं और बहुत डंके की, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। इस देश को जितना हम पानी पिलाते ना रावत जी, और इस देश को जो हम शुद्ध हवा देते रावत जी, उसका भी 0.01% अगर हमें ना उसका शेष मिल जाए ना, मैं बता रहा मेरा प्रत्येक गांव पहाड़ का स्वर्ग बन जाए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, पानी हम दें और बिजली फ्री दिल्ली वालों को मिली, पानी हम दें दिल्ली बिजली फ्री महाराष्ट्र को मिलेगी, पानी हम दें फ्री बिजली हरियाणा को मिले, ये नहीं चलेगा। पानी हम दें फ्री बिजली पानी उत्तर प्रदेश को मिले, हम दें प्रकृति प्राकृतिक संसाधन हमारे, संरक्षण संवर्धन हम करें और उपयोग और उपभोग दूसरा करे, ये नहीं चलने वाला है। मैं इसी अधिकारों की बात कर रहा हूं, और जो ये अधिकारों के जो भाई साहब ने कहा है वो निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन इस देश के अंदर जब सरकारी संस्थान ही खत्म हो रहे हैं, जब सरकारी पीओसी खत्म हो रही है, तो जो हमें जो 5वीं अनुसूची में जो चीजें कही जा रही है उसका लाभ कितना मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है। मैं आज भी इसलिए आपको कह रहा कह रहा हूं, आप बेहतर बता पाएंगे, आप वहां हैं जहां ये ऑलरेडी कई क्षेत्रों में लागू है। कई लोगों का मानना यह है कि जो भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं 1950 की, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इस लड़ाई से जो झंझट आ गए हैं इनसे भी मुक्ति मिल जाएगी, ये एक परमानेंट इलाज हो सकेगा। 5वीं अनुसूची, मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून, इसको लेकर भी। देखिए
देखिए, मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं कि जो मूल निवास का जो मामला है उसको लेके बातें की जा रही हैं। मैंने एक बात आपको कही है कि जो सरकारें हमारी रही, जो सरकारों ने 2007-8 के बाद जिस तरह की सरकार का ढुलमुल रवैया, विशेषकर 18 में जो चीजें ला करके सारे बैंक खोलने का काम किया गया इन्वेस्टमेंट से, वो बहुत बड़ी भूल थी। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि हमारे साथ दिक्कत ये हो कि जो मैदानी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में 80% पॉपुलेशन वो बाहर से आ रही है, क्योंकि ये शांत प्रदेश है, एक समृद्ध प्रदेश था जो अब धीरे धीरे कंगाली की ओर जा रहा है। लोगों का पॉपुलेशन पलायन वहां से हो रहा है और हमारा अधिकार, जो नेतृत्व का अधिकार था, वो हमारे साथ से चले जा रहा है। हमारे संसाधनों पर डाकड, मैंने उदाहरण कहा ना कि हरिद्वार का क्या अस्तित्व अगर माँ गंगा नहीं है तो ऋषिकेश का क्या अस्तित्व, आप सोच के देखें ना। अगर वो हरिद्वार भी अगर बंजर सूखड़ सूखड़ हो जाए तो क्या अस्तित्व है, क्या खनन हो सकता वहां? जो अरबों खरबों रुपया ये कमा रहे हैं उसका डाका डालने का काम करे, माँ गंगा नहीं तो ये हो संभव है? मैं पूछ रहा हूँ कि वहां पे हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ी जो हमारी संस्कृति के सबसे बड़े जो वहां पे द्योतक है, क्या माँ गंगा के बगैर संभव है? इस देश के 80% जो सनातन संस्कृत के जो बड़े बड़े धाम है वो इसी माँ गंगा के किनारे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उन चीजों पे ये समझना पड़ेगा, इस देश को ये समझना पड़ेगा, राज्यों को। और इस चीज के लिए हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। आज बद्रीनाथ में 4 विधायक, चमोली जनपद में 4 विधायक के 3 कर दिए गए, 27 में 2 होगा। ना हमारा प्रतिनिधि होगा, ना हमारा विधायक होगा, ना हमारा मंत्री होगा, ना हमारा मुख्यमंत्री होगा, ना हमारे हिसाब से नीति बनेगी और ना हमारी पीड़ा दर्द कोई समझेगा। तब ये राज्य किस लिए हमने बनाए हैं? और विशेषकर वो लोग जो जिनको उत्तर प्रदेश हरियाणा से यहीं आके बसना है, तो उनको वो अपने स्टेट में क्या बुराई है उनकी? वो अपने स्टेट में रहे, वह उनको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ रही? वो इतनी तेजी से इस राज्य में क्यों आ रहे हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे, और फिर सतीश जी करेंगे। सतीश जी शायद संभवतः आप बेहतर कर पाएंगे उस सवाल को। जो बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनको घरों से हटाए जाने के लिए, खासतौर पर यह कह के कि वन भूमि में आ रहे हैं, उस पर क्या अपडेट है विधायक जी? केदारनाथ वन प्रभाग और बद्रीनाथ वन प्रभाग दोनों मेरी विधानसभा में आते हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आज स्थिति ये बन गई, ये पीड़ाएं जब मैं कह दूंगा सर कि पूरा दिन गुजर जाएगा लेकिन दर्द में कम नहीं हो पाएगा। हमारी स्थिति ये हो गई, आज तो ना जाने के लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। जिस जल जंगल जमीन को हमने बात, जहां हमारे मराड़े थे, हमारे पूर्वज गौशालाएं होती थी, वहां आज फॉरेस्ट आकर के हमारी जमीन नाप रहा। हमारे 10 मीटर का खेत होता था, 50 मीटर का दौड़ होता था, आज हमारे चौक तक आने का काम करे। अरे हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास हजारों बीघा जमीन थी, हजारों नालियां जमीन थी, लेकिन वो नाम पे नहीं करा पाए अपने, क्योंकि उसकी कॉमर्शियल वैल्यू तो थी नहीं। लेकिन वो उस पर काबिज थे, उसका काम करते थे और उनको अपने नाम नहीं चढ़ा पाए। इसकी भी एक लड़ाई लड़ेंगे हम। मैं आज बता रहा हूं, इसी की लड़ाई है कि आज ये स्थिति है कि पहाड़ में कोई अपने अपने घर में गौशाला बना दे रहा, मकान वो टूट जा रहा, यदि उसके नाम पर जमीन नहीं है तो उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। यदि वहां से सड़क कटे उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। अरे भाई ये भी तो देखिए कि जब हमारे लोगों पे हजारों बीघा जमीन, हजारों नालियां जमीन थी, वो नाम पे नहीं करा पाए। मैं तो खुद अपनी बात कह रहा हूं कि जब मैंने विधानसभा के चुनाव के लिए अपना जमीन का, जब आप जानते कि अपने जमीन दिखानी पड़ती, पैतृक जमीन का जो दिखाना पड़ता है, मैंने अपना खासा खतरा नंबर निकाला। मैंने वो जिला पंचायत में निकाला, लेकिन उस समय उतना गौर नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने समय निकाला, मैं आपको बता रहा हूं और आपको जान के ताज्जुब होगा, उसमें मेरे कम से कम 6 पुश्तों के नाम है। आज तक हमने वो खाता खतौने अलग नहीं कर रखी, कम से कम उसमें 400 लोगों के नाम खाते होंगे विधायक जी आपके ना, पहाड़ों में जो खाता है वो खाते होते हैं। बिल्कुल मैं उसी को कह रहा हूँ भाई साहब। जब सतीश जी में निकालते गया, मैं पहाड़ में मेरे अपने पास कम से कम नहीं भी होगी तो प्लान्स के हिसाब से कम 1000 बीघा जमीन होगी। लेकिन पता चला जब जमीन निकाली तो 2 नाली जमीन मेरे नाम पे नहीं निकल रही। आप ये बताओ, तो हमारी तो ये स्थिति है कि जमीनें हमारी हैं, खेत हमारे हैं, जंगल हमारे हैं, दौड़ हमारे, गौशाले हैं, लेकिन हमारे पूर्वज उसको नाम ही नहीं कर पाए क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ी। तो 3 भूमिकाएं भी ना, एक तो जो वर्तमान भारत का के कागज हैं, एक इससे पहले ब्रिटिश गढ़वाल के कागज, और उससे पहले गढ़वाल महाराज के कागज।
कहाँ चूक रह गई? देखिए रावत जी, चूक तो ये है, देखिए गढ़वाल मंडल का जो ऑफिस होता था वो ये बड़े यहाँ मेरठ में होता था, ये सहारनपुर में होता था हमारा सारा ये रिकॉर्ड, जो बंदोबस्ती होता था वहां होता था। अब ये बता, पहाड़ का आदमी यहाँ बंदोबस्ती करने कहाँ आएगा? पटवारी ने, जिसने पटवारी को चाय पानी पिलाया उसने नाम कर दी, ये तो आप भी जानते। पहले जहां कमर्शियल वैल्यू रेल लाइनों की उन्होंने अपने नाम कराई है, स्थितियां देहरादून में क्यों नहीं है? देहरादून में जितनी जिसकी जमीन है उतनी उसके नाम पे है, लेकिन पहाड़ के अंदर क्या है, आप हजारों बीघे जमीन में, लेकिन नाम पे आपकी 4 नाली जमीन नहीं है। ये यथार्थ है कि नहीं, आप बता दीजिए। क्योंकि उस जमीन की तब वैल्यू नहीं थी, तब उस जमीन की कोई किसी तरह की गणना नहीं होती थी। आप रहे जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आबाद करो और खेत और नाम करो, लोग तब अपने नाम नहीं करा पाए। ये तो 1989 से पहले तो जमीनों को नाम करने में कोई बड़ी बात थोड़ी थी। रेवेन्यू के एक क्या कहते हैं, एक पटवारी को भी, जो हम कह सकते हैं लेखाकार को भी बड़ी अधिकार थे, लेखपाल को बड़े अधिकार थे। लेखपाल ही अमीन होते थे, अमीन तो उससे भी नीचे है, वहीं बड़ी बड़ी चढ़ा देते थे। मैं आपसे लेकिन लोगों को जरूरत नहीं थी। लोग, जिसने चाय पानी नहीं पिलाया, जिसने पहाड़ गरीब था, जो नहीं करा पाए, उस समय जो लेखपाल थे वो अपने घोड़े में आते जाते थे, उनसे लोग डरते थे। वो कलेक्शन करते थे तो लोग डरे हुए थे, लोग नाम नहीं करा पाते थे। आपसे हमने जो टाइम लिया था उससे आगे भी हम बढ़ गए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस पे एक अपडेट ये है कि सतीश जी और हमने इंटरव्यू किया था 1 हफ्ते पहले करीबन वन मंत्री जी का। उसमें उन्होंने इस विषय पर यह स्वीकार किया इन समस्याओं को, और ये कहा कि हम सरकार इस पर पुनर्विचार के लिए जा रही है एनजीटी के पास। तो ऑन डेट कंडीशन क्या है? जिन लोगों के पास नोटिस आ रखे हैं, क्या सरकार पुनर्विचार के लिए चली गई? क्या उनके लिए राहत की बात है या वो संकट में फंसे हैं? विधायक जी, ये अपडेट ये है कि उन्होंने कहा जा रहे हैं। मेरे को बहुत सारे संज्ञान में नहीं, लेकिन पीड़ा इस बात की है कि पहाड़ के आदमी कहीं पे अपनी ठेली नहीं लगा पा रहा, कहीं पे अपना तंबू नहीं लगा पा रहा। जिन लोगों के ठेलियां लगा रखे थे, रोजगार एक तरफ सृजित की बात है, उनको तोड़ने का काम कर रहा है। एक तरफ फॉरेस्ट उनको परेशान कर रहा, दूसरी तरफ एनएच परेशान कर रहा है। दोनों के दोनों लोग उनको तोड़ने पे लगे हुए हैं। उखाड़ने का काम किया, पहाड़ के साथ पहाड़ के लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। वो अपने भूमि में अपना कारोबार नहीं जमा पा रहे, और स्थितियां ये हो गई हैं कि लोगों को रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ा। मैं पुनः रावत जी आपसे कह सकता हूँ, जो बातें आपने बहुत गंभीर रखी हैं, बहुत चीजें, बहुत पीड़ा है। कभी आगे मिलूंगा तो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बहुत पीड़ा है हमारी ये पहाड़ को लेके। और मैं इसमें कह सकता हूँ कि विधानसभा के अंदर मैं आखिर में अपनी बातों को समाप्त करते हुए एक बात कह सकता हूँ कि जो बातें हुई हैं, सरकार को, सरकार की जवाबदेही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही है कि वास्तव में जो पहाड़ की जो बातों को लेके जो लखपत बटोरा या पहाड़ का विधायक या पहाड़ का आदमी कह रहा है, उन चीजों को समझने की जरूरत है। उन पे अगर काम नहीं किया जाएगा, ये विस्फोट के रूप में आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सतीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी को? नहीं, जो आप राजीव जो जिक्र कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि विधायक जी के क्षेत्र का मामला नहीं था। एक्चुअली वो देवाल नारायण बगल और उनका मामला है, जो एनजीटी का हम बात कर रहे थे। लेकिन उसमें जब मंत्री जी हमारे साथ थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। लेकिन अब उस पर कब आगे काम होगा, अब इसका कोई पता नहीं है राजीव। लेकिन उम्मीद है कि सरकार उन लोगों के लिए जो जिनके घर बेघर होने से बचने हैं, 1709 लोग हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उन लोगों के घर न टूटे। हम यही कामना सरकार से भी करते हैं राजीव। विधायक जी ने आपने लंबा समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आपसे समय लेते रहेंगे ताकि लोगों की आवाज उस मंच या इस मंच पे कहीं ना कहीं तो जो है लोगों की आवाज को स्थान मिले और वो बात बाहर निकल कर आए। सतीश साहब, फिलहाल बहुत शुक्रिया।